स्टूडेंट, जैसा कि मैंने 10th साइंस की चैप्टर मैंने साइंस स्टार्ट की है, उसी सीरीज में मेरा आज 6वां लेक्चर है, 6 लेक्चर है। तो इसमें चैप्टर का नाम था रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। और जो बच्चे नए हैं वो देख रहे हैं पहली बार, वो मेरे चैनल बायोलॉजी मेंटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो मैंने अब तक पिछले लेक्चर में क्या पढ़ाया था, पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को 2 एग्जाम्पल्स के साथ में कंप्लीट हल के साथ मैंने वो समीकरण को संतुलित करना सिखा दिया था स्टूडेंट, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब आज हम जब कंप्लीट होने के बाद में आगे का पोर्शन कवर कर रहे हैं, उसमें हेडिंग आ रही है पहली आज, रासायनिक समीकरण ज्ञात होने वाले तथ्य। तथ्य क्या है, मतलब रासायनिक समीकरण जब हम संतुलित कर लेते हैं तो उसमें क्या हमें तथ्य फैक्ट्स मतलब ज्ञात होते हैं, ठीक है। तो पहला फैक्ट ये बता रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के नाम, उनके प्रतीक अथवा सूत्र। क्या पता चलता है हमें उससे, एक नाम पता चल जाता है, एक दूसरा उसके प्रतीक पता चल जाते हैं, तीसरा सूत्र पता चल जाते हैं। तो आप लोग नोट्स साथ साथ में बनाते जाइए, नहीं तो अभी तो बहुत आसान लगेगा जब मैं पढ़ाऊंगा, उसके बाद में 4 दिन या 5 दिन, 1 वीक के बाद में फिर आप लोगों को नया नया लगेगा, ठीक है। तो साथ साथ में आप लोग क्या करेंगे, नोट्स बनाते जाएंगे, ठीक है। बस जितनी देर पढ़ाते हैं उतनी देर नोट्स बनाते जाइए, समझते जाइए, बहुत ही आसान हो जाएगी साइंस मेरे साथ, ठीक है। तो इसमें हमें रासायनिक समीकरण ज्ञात होने के बाद 3 चीजें पता हो गई मुझे, एक पहली नाम पता हो गया, दूसरा प्रतीक पता हो गया, तीसरा सूत्र पता हो गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये बता रहे, क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के परमाणुओं की संख्या। जैसा कि मैंने कई लेक्चर से मैं यही बता रहा हूं, बाएं साइड में परमाणुओं के तत्वों की संख्या जितनी है उतनी ही दाहिने साइड में परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। उसी तरीके से तभी हम पता कर लेंगे समीकरण संतुलित है या नहीं है, ठीक है। तो मुझे क्या क्या पता चल गया, इससे मुझे 2 पॉइंट क्लियर हो गए। रासायनिक समीकरण ज्ञात होने से क्या क्या मुझे पता चल गया, ओके क्लियर। आगे बढ़ते हैं, दूसरे नंबर पे आती है हेडिंग मेरे पास है, रासायनिक समीकरण की कमियां, डिमेरिट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब डिमेरिट मतलब कमियां क्या क्या थी इसकी, इसमें ये बताएं, रासायनिक क्रिया की गति, रासायनिक क्रिया की गति में कमी थी, एक ये थी। दूसरा, क्रिया के पूर्ण होने में लगा समय, दूसरी ये कमी थी। तीसरा, क्रिया कारकों और उत्पादों की भौतिक अवस्था, ठीक है। तीसरा पॉइंट है क्रिया में कारक, कारक और उत्पाद, ठीक है, उनकी भौतिक अवस्थाएं क्या है। 4 नंबर पे पॉइंट आता है, क्रिया में प्रयुक्त उत्प्रेरकों का ज्ञान, ठीक है। कुछ उत्प्रेरक धनात्मक होते हैं, कुछ उत्प्रेरक ऋणात्मक होते हैं। तो क्रिया में प्रयुक्त उत्प्रेरक, उत्प्रेरक किस प्रकार का है, अगर धनात्मक उत्प्रेरक लिया गया है तो ये क्रिया की दर को बढ़ा देगा, और अगर कहीं ऋणात्मक उत्प्रेरक लिया गया है तो समीकरण की गति जो है क्रिया की उसको कम कर देगा। इसको बोलते हैं पॉजिटिव कैटालिस्ट एंड निगेटिव कैटालिस्ट। पॉजिटिव कैटालिस्ट इनहेंस द रेट ऑफ रिएक्शन एंड निगेटिव कैटालिस्ट इज डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। निगेटिव कैटालिस्ट को पॉइजन भी बोलते हैं, मतलब ये रिएक्शन की दर को, ये समीकरण की दर को कम कर देते हैं। तो आपको 4था पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं 5 नंबर, ये बोल रहे हैं, क्रिया में ऊर्जा के उत्पादन या अवशोषित होने की स्थिति क्या है। क्रिया में हमने कितनी कुछ रिएक्शंस होती हैं अभी बताएंगे, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, ये अभी आगे कवर करेंगे 1 बाय 1 डिटेल में। तो इसमें क्या कह रहे हैं, क्रिया में ऊर्जा जो है उत्पादन हो रहा है या अवशोषण हो रहा है, होने की स्थिति क्या है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट हमारे पास बचता है, क्रिया में प्रकाश, ध्वनि उत्पन्न होती है या नहीं। जैसे कि मैंने कोई
क्रिया कराई है, उसमें कभी कभी प्रकाश उत्पन्न होता है, कभी कभी ब्लास्टिंग टाइप में होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। तो दोनों में से कोई एक हो रहा है या कोई दोनों हो रहे हैं, उसको देखना पड़ेगा हमें। तो मैंने आज अभी तक रासायनिक समीकरण की कमियां मैंने बता दी हैं। इसमें और एक आपको पॉइंट बता रहे हैं, ठीक है। इसमें अगर बात की जाए 3, 4 और 5, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, ये बोल रहे हैं को दूर करने के लिए कुछ विशेष हमारे पास चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर के लिए कुछ विशेष चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि क्रिया में कारकों उत्पादन भौतिक अवस्थाएं, इसको बोलते हैं फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट रिएक्शंस में क्या है, जैसे कि एक सॉलिड लेते हैं, दूसरा लिक्विड लेते हैं, तीसरा एक्वस लेते हैं, चौथा गैसियस लेते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, ये क्रिया की भौतिक अवस्थाएं हैं कारकों और उत्पादकों की। उससे हम पता करते हैं ये क्या है। तो 3, 4 नंबर उत्प्रेरक कैसे हैं वो बता देंगे। 5 क्रिया में ऊर्जा का उत्पादन है अवशोषित। तो 3 और 4, 5 को इसको हम सही कर सकते हैं, मतलब बता सकते हैं, ये बताना चाह रहे हैं। तो मैंने क्या बताया, रासायनिक समीकरण मैंने की कमियां बता चुका था 6 नंबर तक। अब आते हैं दूसरी हेडिंग है रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्थाओं के संकेत। जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था, इसमें क्या मुझे करना है, बताना है रासायनिक समीकरण है उस पे भौतिक अवस्थाएं क्या है। जैसे कि अभी मैंने 60 में ऊपर बताया था, सॉलिड, लिक्विड, एक्वस, गैसियस, ठीक है, 4 प्रकार की। अब आते हैं इसमें, ये बताना चाहें अभिकारकों तथा उत्पादों के रासायनिक सूत्र के साथ उनकी भौतिक अवस्था के संक्षिप्त संकेत लिखने से रासायनिक समीकरण और अधिक सूचनापूर्ण बन जाते हैं। इसका कहने का मतलब ये है, इतना जो ये लिख के बता रहे हैं, ये कह रहे हैं अभिकारक हो या उत्पाद हो, उनके रासायनिक सूत्र के साथ अगर उनकी भौतिक अवस्था संक्षिप्त में लिख दी जाए तो उनके रासायनिक समीकरण और भी अधिक सूचनापूर्ण बन जाते हैं। मतलब उनसे और भी इंफॉर्मेशन मुझे शॉर्ट टर्म में ये सिंबल देने से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इतना क्लियर हो गया, इसको लिख लेंगे। उसके बाद मैं बताने जा रहा हूँ अभिकारकों तथा उत्पादों के गैस कितनी भौतिक अवस्थाएं होती हैं वो मैं बताने जा रहा हूं आपको, ठीक है। तो कह रहे हैं अभिकारकों तथा उत्पादों के, मतलब अभिकारक साइड हो या उत्पाद की साइड हो, उनमें से कौन कौन सी होती हैं। एक गैस है, दूसरा द्रव है, तीसरा जलीय है तथा चौथा ठोस है, ठीक है। ठोस है। अवस्थाओं को क्रमशः कैसे लिखते हैं, गैस को G से लिखते हैं शॉर्ट में, द्रव को L से लिखते हैं लिक्विड, और जलीय को एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं जलीय को, तो उसे AQ लिख दिया जाता है, तथा ठोस को सॉलिड लिख देते हैं S शॉर्ट में। तो ये सब बड़े बड़े शब्द गैस ये सब ना लिख के एक एक उसका टर्म लिख दिया जाता, तो इससे मुझे समीकरण की जो क्रिया करवा रहे हैं उसकी और भी जानकारी ज़्यादा प्राप्त हो जाती है इन शॉर्ट, ठीक है। तो ये कह रहे हैं से दर्शाया जाता है। तो ये हमारी भौतिक अवस्थाएं होती मेनली। तो मैंने एक रिएक्शन जैसे उदाहरण ले लिया है, सोडियम सॉलिड प्लस H2OL मतलब लिक्विड, एरो NaOH एक्वस प्लस H2G फॉर गैस। तो हमने एक ऐसी रिएक्शन ली है, आपको जो यहाँ पे बताया है पॉइंट, उसको समझाने के लिए चारों भौतिक अवस्थाएं जो हैं इसको बोलते हैं फिजिकल स्टेट ऑफ, बताने के लिए बता दिया गया। तो फिजिकल स्टेट क्या है इसकी, सोडियम देखिए सॉलिड होता है S लिख दिया, H2O जो जल होता है ये लिक्विड होता है L हो गया, उसके बाद NaOH एक्वस होता है ये AQ लिख दिया, प्लस H2 गैस होती है G लिख दिया। तो इस तरीके से मैंने ये भौतिक अवस्थाएं होती हैं तो उनको इधर मैंने बता दिया है। अब आगे आते हैं, एक नेक्स्ट पॉइंट आता है, कभी कभी भौतिक अवस्थाएं ये तो है ही हैं, इसके अलावा भी होती हैं। उसमें क्या करें, कभी कभी अभिक्रिया की परिस्थितियों जैसे उसमें बोल रहे हैं ताप, क्या हो गया ताप,
दूसरा उत्प्रेरक, अभी आपको बताया उत्प्रेरक आदि, ताप हो गया, उत्प्रेरक हो गया आदि को तीर के, मतलब जो अभी एरो बनाते हैं, तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिख दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? लिख दिया जाता है। जैसे मैंने एक उदाहरण इसका भी ले लिया है, 6CO2 एक्वस प्लस 12H2O लिक्विड। अब एरो बनाया, एरो के ऊपर क्या मैंने ले लिया, इसको हटा देते हैं, नहीं तो समझ में हौच पौच ज्यादा हो गई है, समझ में कम आएगा। ठीक है, अब ये क्या हुआ, एरो के ऊपर क्या लिखा मैंने, सूर्य प्रकाश, सनलाइट, नीचे लिखा क्लोरोफिल। एटमॉस्फेयर में हमें क्या मिलती है, CO2, और हमें प्लांट्स रूट से क्या ले लेते हैं, वाटर निकाल लिया। अब इनसे एरो उस पर क्या पड़ेगा, सूर्य का प्रकाश हमें पत्तियों पे, और पत्तियों में क्या होता है, जो हरे रंग का लवक होता है पर्णहरिम, उसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। उससे ये अपना भोजन बनाएंगी। भोजन किस फॉर्म में बनता है, ग्लूकोज के फॉर्म में। तो क्या ग्लूकोज का फार्मूला क्या हो गया, C6H12O6, ये एक्वस होता है। उसके बाद 6O2, यही ऑक्सीजन जो प्लांट हमें देते हैं, वो हम लोगों के सर्वाइवल के लिए जरूरी होती है। उसके बाद 6H2O लिक्विड बन जाता है। आ गया समझ में आपको, ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ये वाला पोर्शन भी क्लियर हो गया। तो हमें कैसे ये बनता है। अब आते हैं एक रिएक्शन और ले लेते हैं, उष्मा। उष्मा जैसे ये तो मैंने सूर्य के प्रकाश वाला, ताप वाला हो गया, जैसे कि उसमें दे दिया, उत्प्रेरक का भी काम। अब आते हैं उष्मा, दूसरी रिएक्शन। तो एक चूना पत्थर होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या होता है ये, चूना पत्थर। CaCO3 सॉलिड होती स्टेज, इसमें क्या होता है, उष्मा निकलती है, तो क्या बनता है, चूना। CaO ये सॉलिड होता है, प्लस CO2 ये गैस के फॉर्म में निकल जाती है। कभी भी पुताई करते हुए या घर पे हम लोग जब दीपावली में या होली में पुताई करवाते हैं तो CaCO3 को डालते हैं, तो उसमें से जो गैस निकलती है वो CO2 होती है, और उसके बाद में CaO चूना बन जाता है। ये पत्थर टुकड़े टाइप का होता है। उसके बाद ये गलता है, बहुत सी ज्यादा एनर्जी निकलती है वहां पे। ठीक है, ये लोग, आप लोगों ने ये देखा होगा अक्सर। हो गया। उसके बाद में हम एक पॉइंट और ले ले रहे हैं यहाँ पे, अम्लों या घोलों को सांद्र व तनु। अम्ल ले लो या घोल ले लो। सांद्र और तनु, सांद्र को बोलते हैं कंसंट्रेटेड, और तनु को बोलते हैं डाइल्यूट, दिल, ऐसे लिख देते हैं शॉर्ट में। तनु को लिख देते हैं दिल, और सांद्र को लिख देते हैं कंसंट्रेटेड, ऐसे करके लिखते हैं। लिखने, तनु लिखने के लिए अम्ल के दाहिनी ओर लिख देते हैं। जैसे कॉपर था मेरे पास, फिर ट्वाइस H2SO4, ये यहाँ पे सांद्र ले लिया। उसके बाद कॉपर सल्फेट, 2H2O लिक्विड प्लस SO2 गैस। आया समझ में आपके, ये ऐसे कवर करवा दिया मैंने ये। तो इसमें आपको ये एक ध्यान देने वाली बात है, एक सांद्र हो गया, एक तनु हो गया। इसको क्या लिखते हैं, कंसंट्रेटेड, और इसको डाइल्यूट होता है। ठीक है, ये दो चीजें हमारे पास आती हैं। तो हमने कैसे लिख दिया, ये एसिड के साइड में लिख देते हैं। ठीक है, अगर कोई भी गैसीय अवस्था, गैसीय अवस्था जब हम लिखते हैं तो उसमें क्या करते हैं, ऊपर की तरफ एरो देते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम एक और बता रहे, अवक्षेप जब लिखते हैं, अवक्षेप, अवक्षेप जो लिखते हैं तो उसको नीचे की तरफ एरो बनाते हैं। अवक्षेप को इंग्लिश में बोलते हैं प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो PPT लिखते हैं। और ये अगर कोई भी रिएक्शन के अंदर ऊपर की तरफ एरो लगा दिया, इसका मतलब वो गैस बन चुकी है, गैसियस फॉर्म है। ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ मतलब अवक्षेप बन गया है, रिएक्शन करके बन चुका है। एक पॉइंट और आपको बताना है, उसमें ये बताना था कि कभी कभी, ये दूसरा पॉइंट ये बता रहे हैं, ये पहला पॉइंट हो गया, कि कभी कभी गैसीय, कभी कभी रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्थाओं को तब तक नहीं दिखाया जाता जब तक आवश्यक ना हो। ये कह रहे हैं, लैंग्वेज लिखिए, मैं बोल रहा हूं, कभी कभी लिखिए, लिखिए, प्रत्येक रासायनिक समीकरण में
प्रत्येक रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्थाओं को तब तक नहीं दिखाया जाता जब तक यह आवश्यक ना हो। जैसे उदाहरण आपको समझा दे रहे हैं, वीडियो पॉज करके आप वो लिख लीजिएगा, ठीक है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 आयरन ले लिया, ये क्या होता है सॉलिड, प्लस 4 यहाँ पे ले लिया H2O, 4H2O, ये क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे ये गैसियस फॉर्म में है, ठीक है। अब इसको एरो दे देते हैं, इसमें बनता है प्रोडक्ट 8 Fe3O4, ये बनता है सॉलिड, प्लस एक और बनता है हमारे पास प्लस 4H2, ये हमारे पास गैस बनती है, ठीक है। अब ये देखते हैं रिएक्शन में, अब रिएक्शन में ये बता रहे हैं आयरन सॉलिड है, लिखना पड़ गया, ये लिक्विड है, ये H2O, और ये गैस है, ये वाटर वेपर है जिसे स्टीम बोलते हैं, भाप, और ये आयरन का ऑक्साइड बन गया, सॉलिड है, ये H2O गैस है। अब ये बता रहे हैं H2O के साथ गैस दिखाया गया है, चूंकि यहाँ यह दिखाना आवश्यक है कि अभिक्रिया में जल का उपयोग द्रव अवस्था में न करके जल वाष्प भाप के रूप में किया गया है। ये मैं बोल रहा था, जैसे कि यहाँ पे जनरली हम जल के साथ क्या लिखते हैं, एल लिखते हैं, लिक्विड, तो यहाँ पे दिखाना जरूरी है भौतिक अवस्था इसकी, नहीं तो हम लिक्विड समझ बैठेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो जल जो प्रयोग किया गया है वो जल नहीं है, यहाँ पे स्टीम है, भाप के रूप में प्रयोग किया गया, तो यहाँ पे दिखाना जरूरी हो गया है, ठीक है। अब यही एक पॉइंट और आता है, उसमें बता रहे एक पूर्ण रासायनिक समीकरण अभिकारक उत्पाद एवं प्रतीकात्मक रूप से उसकी भौतिक अवस्थाओं को प्रदर्शित करते। कह रहे कोई एक पूर्ण समीकरण हो तो उसमें अभिकारक भी हो, ठीक है, अभिकारक हो तथा उत्पाद हो, ठीक है, अभिकारक हो गए, उत्पाद हो गए, तथा प्रतीकात्मक रूप से जो होते हैं उनकी भौतिक अवस्थाओं को प्रदर्शित करता है। पूरा मैंने नहीं लिखा है, आप लिख लीजिएगा, मैंने शॉर्ट में कवर करा दिया। मैं एक बार फिर बोल दे रहा हूं, एक पूर्ण रासायनिक समीकरण अभिकारक उत्पाद तथा प्रतीकात्मक रूप से उसकी भौतिक अवस्थाओं को प्रदर्शित करता है, ठीक है। इसके बाद में मैं थोड़ा सा एक इंट्रो दे रहा हूं। कल से ये जो पोर्शन है कंप्लीट हो गया है, अब कल से मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन कवर कराने जा रहा हूं, ठीक है। कल से इसमें रिएक्शंस स्टार्ट हो जाएंगी, उससे पहले थोड़ा सा इंट्रो है, इसी में कवर करा दे रहा हूं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, ये हेडिंग हमारे पास है रासायनिक, ध्यान देंगे सभी, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। इसमें कुछ ज्यादा लिखने के लिए नहीं है, लिखवाने के लिए, बस ऐसे ओरली आपको समझा दे रहा हूं। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस कितनी होती हैं, ठीक है बच्चों। तो इसमें कुछ नहीं ज्यादा बताना, इसमें आपको एक थ्योरिकल एक स्टोरी टाइप में बता दे रहा हूं। कल से एक पोर्शन मेरा कवर हो रहा है ये। तो इसमें बोल रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया में तत्वों के परमाणु या परमाणुओं के समूह भाग लेते हैं। जब भी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया लिखते हैं उसमें तत्व होते हैं या तत्व के परमाणु होते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के समय किसी भी तत्व के परमाणु
दूसरे तत्व के परमाणु में परिवर्तित नहीं होते हैं। जो इस साइड में बाएं साइड में होते हैं वो दाएं साइड में होते हैं, परिवर्तित नहीं होते हैं, एक दूसरे में परिवर्तित नहीं होते हैं, क्योंकि क्रिया के पहले और क्रिया के पश्चात विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान रहती है। ठीक है, अब इन्हीं में आती है एक मिश्रण के बाहर अभिक्रिया बनती है। उसके वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के पारस्परिक आबंध टूटने और जुड़ने के फलस्वरूप नए पदार्थों का निर्माण होता है। जैसे मैंने एक रिएक्शंस ले ली यहाँ पे आपको समझाने के लिए, A2 प्लस B2 यहाँ पे, तो एक यहाँ पे क्या होगा, A जो होगा ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, A यहाँ पे है और दूसरा B यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो अब ये इसकी क्या है, ट्रांजिशन स्टेट है। ठीक है, यहाँ पे A ब्रेक हो रहा है, B भी ब्रेक हो रहा है और AB बन रहा है, AB यहाँ पे बन रहा है। तो ये ट्रांजिशन स्टेट होती है, ये बॉन्ड ब्रेक होंगे, ये बॉन्ड ब्रेक होंगे और ये बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, ये बॉन्ड बन रहे हैं, तो ट्वाइस AB बन जाएगा। ये रिएक्शन ऐसे चलती है। तो इसी में कुछ टूटेंगे कुछ बनेंगे। तो इसी तरीके से और बता रहे हैं, हमें अनेक रासायनिक अभिक्रियाएं ज्ञात हैं। ठीक है, बस ओरली है, इसको लिखना नहीं आपको, बस ऐसे ही बता दे रहा हूँ। अनेक समानताएं पाई जाती हैं, कुछ अभिक्रियाओं में विशेष समानता पाई जाती है। ठीक है, तो उसके आधार पे अतः समानताओं के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं कई प्रकार की होती हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के मुख्य प्रकारों का वर्णन निम्नलिखित है। तो जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, अब मैं इसको क्या करूंगा, अगले लेक्चर में 1 बाय 1 कंप्लीट करूंगा। इसमें आई थिंक 9 टाइप की रिएक्शंस पाई जाएंगी। तो मैंने एक पोर्शन बच्चों इधर कवर करा दिया, रासायनिक अभिक्रियाओं की समीकरण बनाना बता दिया आपको, उनको संतुलित करना बता दिया है, उनकी भौतिक अवस्थाओं के बारे में आपको बता दिया है, क्या रासायनिक समीकरणों की कमियां होती हैं वो कंप्लीट करा दिया है, और इससे क्या क्या तथ्य जान सकते हैं रासायनिक समीकरण वो कंप्लीट हो गया। अब अगले लेक्चर में अगला लेक्चर होगा 7th लेक्चर, उसमें हम 1 बाय 1 एक रिएक्शंस को, अभिक्रिया को उठाएंगे। जैसे संयोजन अभिक्रियाएं, इनको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन, दूसरा विस्थापन अभिक्रियाएं, ऐसे करके 9 या 10th तक पहुंचेंगी मेरे पास अभिक्रियाएं। तो ये मैं अगले लेक्चर में कवर कराता हूं। ओके, डन।